सर आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर पर यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि उसका असर आपको पूरी दुनिया के मार्केट में देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पे कुछ फंड्स जो इस समय पे लमसम के लिए बेस्ट हो सकते हैं, जिसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फंड है, आपको कहाँ पर लमसम करना चाहिए और ये तीनों फंड में से आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन भी रखूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई यूएस की तरफ से क्या न्यूज़ है जो कि निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ था इस एक दो दिन पहले कि भाई यूएस के अंदर एफओएमसी वगैरह की मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें होती है। वहां पर महंगाई को लेकर, जीडीपी को लेकर, देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर, उसके अलावा क्या कहते हैं कि खुसूसी तौर पे जो रेट कट की बात होती है, रेपो रेट कम करने की जो बात होती है, वो तो होती ही होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एफओएमसी की मीटिंग में होती है। जिस तरह हमारे यहाँ जो है आरबीआई की मीटिंग में होती है, उसी तरीके से वहाँ एफओएमसी की मीटिंग में होती है। तो वो मीटिंग लगभग लगभग आप ये मान लें कि समाप्त हो चुकी है। लगभग लगभग नहीं बल्कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब वहां पर जो कुछ डिटेल्स आए हैं वो चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली जो अच्छी खबर है वो ये है कि भाई वहां पर रेट कट कर दी गई है। कितने 0.25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके रेट कट करने के साथ साथ में एक बुरी खबर ये भी है कि आगे के लिए जो संकेत दिया गया है वो ये दिया गया है फेड की तरफ से कि भाई आगे इंटरेस्ट रेट को घटाना बहुत ही मुश्किल है ना। अब उसके अलावा और भी कई सारी बातों को लेकर यहाँ पर मतभेद भी है अंदर अंदर में। फेडरल रिजर्व बैंक या फिर ये कह लीजिए एफओएमसी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में आपस में मतभेद भी है, क्योंकि आपको पता है कि जब रेट कट करने की बात आती है तो रेट कट सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो तमाम तर लोगों की खुशी से या फिर ये कह लीजिए कि उसमें ज्यादातर लोगों की सहमति जब होती है तब जाकर रेट कट किया जाता है। ठीक है, तो एफओएमसी की जब मीटिंग बैठी थी तो वहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई अभी रेट कट करना अच्छा हो सकता है देश के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, रेट कट करना अच्छा नहीं हो सकता, और कुछ लोगों ने कहा कि 0.25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट ना किया जाए बल्कि 0.50 बीपीएस रेट कट किया जाए। तो ये दो तीन तरह की बातें हो गई जिसको लेकर आपस में ही मतभेद है। तो अब ये देखने वाली बात है कि भाई आगे चलकर क्या रहता है। इसके अलावा जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसके अनुमान लगाए गए कि भाई जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं यूएस के अंदर 2028 तक के, ये बात कही गई है। ओवरऑल आपको यहाँ पर समझना यह है कि भाई रेट कट तो हो गया है, लेकिन पोवेल जी की जो कमेंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि इस रेट कट का बहुत ज़्यादा असर आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, और इसीलिए यूएस के मार्केट को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा था। ठीक है ना, ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। अब जो दूसरी चीज़ है कि इस समय पर सर कैसे निवेश करना चाहिए, कई सारे लोगों का, कई सारे दोस्तों का इस तरह का सवाल आया है। देखिए मैंने एक दो रोज पहले की वीडियो में आपको कहा हुआ था कि भाई इस समय पे वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाना बहुत ही जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी इस समय पे बहुत अच्छा वर्क करेगा और इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको आगे चलकर हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है सर कि आप उन स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, और फिलहाल तो कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता, मार्केट का जो रीजन चल रहा है वही रीजन की वजह से मुझे लगता है कि सस्ता पड़ा हुआ है। ठीक है ना, या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो सस्ता पड़ा हुआ है लेकिन है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको पैसे लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको पैसे लगाना चाहिए जो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे रहा हो। इसका मतलब है कि उसके जो फंड मैनेजर और फंड मैनेजर की जो टीमें हैं वो अच्छा कर रही है, उसके प्रति अपना पूरा एफर्ट डाल रही है, एएमसी का पूरा फोकस है, जिसकी वजह से फंड अच्छा कर रहा है। तो स्टॉक वाइज अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय पे सस्ते रेट पर आपको मिल रहे हैं, चीप प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अभी आपको पैसे लगाना चाहिए। आगे चलकर यही जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना कर देंगे, बहुत अच्छा पैसे बना कर देंगे। तो कभी भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स न देखें। अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर आते हैं तो इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। और क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इस समय पे अगर आप अपनाते हैं
क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है कि भाई किसी रीजन से सस्ता पड़ा हुआ हो लेकिन फंडामेंटली वो स्ट्रांग हो। ये तमाम तर बातें यहाँ तक कि क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर, मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि भाई इस समय पे लमसम करना कहाँ पर सही रह सकता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट करता है और ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स, वेरी करता है ये। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिड कैप की ज़रूरत है, ऑलरेडी उनकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है, स्मॉल कैप की ज़रूरत है, मिड कैप ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में है। तो आप देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर हो सकता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज, हमारी तरफ से कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि पास्ट के बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, पास्ट के जो उसके परफॉर्म है बहुत अच्छे रहे हैं। उस बेस पर मैंने कुछ फंड को यहाँ पर लिया है जो कि एक कैटेगरी का नहीं है। मैं यहाँ पर कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 फंड है जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं, सिर्फ एक जगह पे दिखलाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ कि तीनों फंड के डिटेल्स को आपको मैं एक जगह पे दिखला सकता हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सर सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी भी फंड को किसी भी फंड के साथ मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज तीनों जो फंड है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, और अलग अलग कैटेगरी के हैं तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप पहले नंबर पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, दूसरे नंबर पे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, और तीसरे नंबर पे बंधन स्मॉल कैप है, ठीक है। अब ये एक चीज मैं यहाँ पर और भी बता दूं कि भाई एसबीआई कॉन्ट्रा जो है, यहाँ पर अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए 3 से 5 साल का समय होना चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूं और बंधन स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 7 साल तो होना ही चाहिए। उससे ऊपर आप जितने भी सालों के लिए चले जाए, लेकिन कम से कम 7 साल का पीरियड आपके पास होना चाहिए कि आप उन पैसों को नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ सिर्फ मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले एज की अगर बात करें तो 11 साल 10 महीने हो चुके हैं मोतीलाल के, और 20 साल 7 महीने हो चुके हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के। मतलब काफ़ी ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और सबसे अच्छी बात इस फंड की ये लगती है मुझे कि भाई इसके जो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स है, सिंस इंसेप्शन का रिटर्न्स, वो जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स इन्होंने बना कर दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये फंड हो गया। उसके बाद बंधन को अगर देखेंगे तो 5 साल 10 महीने, इसके लगभग 6 महीने आप मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 38,003 करोड़ का फंड साइज आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आएंगे तो भाई 49,218 करोड़ के फंड साइज आपको एसबीआई कॉन्ट्रा के देखने को मिल जाते हैं, और 17,380 करोड़ के फंड साइज स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स है वो माइनस में जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी माइनस में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 1 ईयर का जो रिटर्न्स है, यहाँ पर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल 13.87% का रिटर्न्स, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। मतलब 13.87% का मतलब पिछले 1 ईयर में इस फंड ने, आप ऐसा मान ले कि भाई रिटर्न्स बनाया ही नहीं है, मान ले नहीं बल्कि ये हकीकत है, ठीक है, कि इस फंड ने पिछले 1 ईयर में कोई रिटर्न्स दिया ही नहीं है, उल्टा जो कुछ बनाया था उसमें से 13.87% रिटर्न्स ये माइनस में कर चुके हैं। मतलब इतनी गिरावट हो चुकी है पिछले 1 ईयर में इस फंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद एसबीआई कॉन्ट्रा को देखें तो 0.4% का यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्मॉल कैप में देखेंगे तो ये भी माइनस में जा रहा है। आपको मैंने बोला ना कि स्मॉल कैप और मिड कैप है, तो भाई यहाँ पर समय आपके पास लंबा जरूर होना चाहिए सर। और पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 22% का रिटर्न्स है। इतनी गिरावटों के बाद पिछले 3 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो 22% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कॉन्ट्रा के अंदर 18% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर 28% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखोगे सर तो यहाँ पर 28% का रिटर्न्स आपको मोतीलाल का है मिड कैप का, और 24% 24.5% का रिटर्न्स आप कॉन्ट्रा का मान सकते हैं। और उसके बाद स्मॉल कैप का आप यहाँ पर 26% का रिटर्न्स आपको मिल चुका है, ठीक है। 25 यहाँ पर आप देखें तो 25% 25 24.5% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह है, जो सारे रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। लंबा लंबा पुराना पुराना फंड है। यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप थोड़ा इन दोनों फंड के सामने नया ज़रूर है, लेकिन ये दोनों फंड काफ़ी पुराना फंड है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मोतीलाल का देखेंगे तो सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल गुड्स है। यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे फिनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर है, और यहाँ पर फिनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज है, ठीक है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो टॉप 3 सेक्टर्स है वहाँ पर कुछ हद तक के एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आपको मिलावटें देखने को मिल रही हैं।
बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर कंपनीज़ देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन अगर आप देख सकते हैं कि भाई स्मॉल कैप है तो 89 दशमलव अपने एयूएम का 89.01% पैसे कहाँ पर निवेश कर रहा है? प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कॉन्ट्रा की बात करें तो 90.19% और उसके बाद मिड कैप मोतीलाल की बात करें तो यहाँ पर 92.08% पैसे मतलब इक्विटी के अंदर निवेश किए जा रहे हैं। एक्सपेंस यहाँ पर सही नहीं बतला रहा है, इसलिए आप एक्सपेंस दूसरी जगह और दूसरे वेबसाइट वगैरह से देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर एसआईपी और लमसम का रेशियो दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि एसआईपी और लमसम का जो अमाउंट यहाँ पर शो किया गया है वो भी आप यहाँ से न देखें बल्कि किसी और ही जगह से देख लीजिएगा। ऐसे मुझे लगता है कि डेटा सही दिखला रहा है। बंधन के अंदर 500 से और 1000 रुपये से दिखला रहा है और जबकि बंधन के अंदर 100 रुपये से ही एसआईपी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डेटा सही है। यहाँ मनी एटी मनी के वेबसाइट पे मैं दिखला रहा हूँ, तो आप कहीं और जगह से इसको चेकआउट एक मर्तबा ज़रूर ही कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक फंड के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स था वो आपने देख लिया। उम्मीद है कि आपको तीनों ही फंड अच्छे लगते होंगे। और कॉन्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रा है, इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। प्लस आपको समझना चाहिए कि भाई हाँ, कॉन्ट्रा के अंदर हमारे पैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे आप को नहीं लगाना चाहिए। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड फंड माने जाते हैं। ये डाइवर्सिफाइड फंड तो कॉन्ट्रा भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि उसके वो जिस इंडेक्स को फॉलो करता है उसके निफ्टी 500 को फॉलो करता वो, तो वहां पर तो और भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, 500 स्टॉक्स होते हैं। तो खैर डाइवर्सिफाइड होते हैं, ऑप्शन उनके पास बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो रिस्की होते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने समय वगैरह बता ही दिया कहाँ पर कितने समय के लिए निवेश करना है। अब तीनों फंड की अगर मैं बात करूं तो मेरी नज़र में अपनी अपनी कैटेगरी में तीनों ही फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है। इन फंड्स को बेस्ट बोलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई ये इतनी गिरावटों के बाद अभी भी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है और अभी भी इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स हैं ना सर वो बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए रिटर्न्स का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जैसा रिटर्न्स पास्ट में इसने दिया आगे भी देगा, लेकिन हाँ ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने अच्छा किया है और बढ़िया से उसको डिज़ाइन किया है, उसकी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है, अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने काम किया है जिसकी वजह से उसके परफॉर्म अच्छे हैं। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तीन फंड है अपने अपने कैटेगरी में जहां पर आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा हूँ, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको निवेश करना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लार्ज कैप की ज़रूरत है तो भाई लार्ज कैप ले लीजिए। अगरचे मैंने लार्ज कैप को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, कहेंगे तो वो एक अलग वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो बहुत सारी बातों का अंदाजा आपको हो चुका होगा। बस अब ज़रूरत है कि भाई अब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके प्यार की ज़रूरत है क्योंकि हम बराबर कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं यूट्यूब क्यों भी फिनेंसर के साथ ही ऐसा कर रहा है कि भाई इंप्रेशन ही नहीं जा पा रहा है लोगों तक। तो आप ही कुछ कीजिए और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।